नहीं, अब कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एसेट तो थे, लेकिन जब तक कांग्रेस में थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रादेशिक कार्यालय में शायद पैर भी न रखा हो। हाँ। आजकल देश में चुनावी मौसम चल रहा है और चुनावी मौसम का तासीर समझने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण जरिया होता है, या यूं कहें कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के बगैर सियासत का ऊंट या चुनाव का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है, ये कहना जितना मुश्किल है उससे अधिक हास्यास्पद भी होता है। लेकिन जब आपके साथ एक ऐसा व्यक्तित्व हो जो ग्राउंड रिपोर्टिंग का बेताज बादशाह हो, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के मामले में जिसकी कोई तुलना ही ना हो, यानी वो ग्राउंड में ही रहते हो हमेशा, तो उनसे सियासत की तासीर समझना केवल आसान नहीं हो जाती, बल्कि पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो जाता है कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है। तो देश और दुनिया से पूछने वाले कि चुनाव का माहौल क्या है, मैं आज उन्हीं से पूछ रहा हूं कि सर मध्य प्रदेश में माहौल क्या है। देखिए, आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे है, सरकार बनाने के करीब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मेरे समझ से लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है कि 230 विधानसभा सीटों में 160-70 पाएंगे और बीजेपी 50 में सिमट जाएगी जी। ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये दिखाई दे रहा है कि आसानी से कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। 115 की संख्या से ऊपर कांग्रेस पार्टी रहेगी। पिछला वाला हाल तो नहीं होगा ना कि फिर तोड़ फोड़ हो जाए? नहीं, अब कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के साथ अब कोई भी आदमी मध्य प्रदेश में इस हैसियत का नहीं है जो 25-30 विधायकों को तोड़ सके। सर आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए एसेट नहीं लायबिलिटी थी। देखिए, एक बात बताऊं मैं, पिछले 65 सालों में माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते ग्वालियर के मेयर का चुनाव कांग्रेस पार्टी कभी नहीं जीती जी। इस बार और जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, ग्वालियर के नगर पालिका मतलब म्युनिसिपैलिटी का चुनाव कांग्रेस जीत गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया एसेट तो थे, लेकिन जब तक कांग्रेस में थे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट होंगे कि लायबिलिटी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सर अभी जब चुनाव में जैसे नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है, कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय राजनीति से बुलाकर उन्हें इंदौर के एक विधानसभा से चुनाव लड़ाया जा रहा है, ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव न लड़ाना, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कोई इस प्रकार का दबाव न डालना, ऐसे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक एसेट के तौर पर ले रही है? बिल्कुल, मुझे तो जानकारी ये भी है कि जो केंद्रीय चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की बैठक होती है जी। मुझे एक विश्वस्त सूत्र ने बताया जी। कि एक बैठक में जाने से पहले प्रधानमंत्री ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से लंबी बातचीत की थी। अच्छा। और अगर आप टिकटों के बंटवारे में देखें जी। तो टिकटों के बंटवारे में भाजपा के किसी भी नेता की, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के अलावा भाजपा के किसी नेता की उतनी, भाजपा के नेता मतलब पुराने नेता, क्योंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो टिकटों के बंटवारे में पार्टी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के बाद मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने करीबियों को टिकट दिलाने में सबसे ज्यादा कामयाब हुए। इसका मतलब कि पार्टी आला कमान उन्हें बहुत गंभीर देख रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर खुदा न खास्ता अगर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। देखिए, मोदी और अमित शाह के बीजेपी में आने के बाद जी। जो बीजेपी में दूसरी पार्टियों से आता है जी, उसको ज्यादा मिला है। जो पार्टी का मूल कैडर है, जो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के जमाने का वर्कर, विचारधारा को ढोने वाले लोग, वो जो आज 80 से है, जो 85 से है, जो 90 से है, उससे ज्यादा उसको मिला है जो दूसरी पार्टियों से इन लोगों के प्रभाव में या दबाव में पार्टी ज्वाइन किया। आप एक नहीं, मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा को आसाम का मुख्यमंत्री बनाया, बिल्कुल। इसके बाद मानिक साहा भी देखिए, 2 मुख्यमंत्री इनके दूसरे पार्टियों से आए हुए हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जो है
भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं जी लेकिन मेरी जितनी जानकारी, और मेरी जानकारी सही है, जी कि मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रादेशिक कार्यालय में शायद पैर भी न रखा हो। हाँ ठीक, बिल्कुल। उसके बाद आज उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे कैबिनेट मंत्रियों की जो संख्या है, 6 साल पहले बीएसपी छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने वाले ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, 1.5 साल पहले, अब से 1.5 साल पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले जतिन प्रसाद लोक निर्माण मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उनको वो मंत्रालय दिया गया केशव मौर्य के पास था। बिल्कुल सर, जो मूल काडर जी। केशव मौर्य आज के नहीं है भारतीय जनता पार्टी जी। के। हम लोग 20-25 साल पहले या उससे भी पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, जी। तो वहां बालसन चौराहे के पास अशोक सिंघल जी का मकान है। उससे भी पहले की बात बता रहा हूँ, 30 साल पहले की बात, 28 साल। अशोक सिंघल जी जब इलाहाबाद में आते थे तो यही पट्टा जो केशव मौर्य आप पहनते हैं, इसी तरह का पट्टा लगा करके ये वहां उनसे मिलने, भगवाधारी, उनसे मिलने जुलने वालों का, जी, आप कहाँ से आए हैं, कैसे है, मैसेज देना, अशोक जी के साथ साथ रहना, ये तब के हैं। उनको हार गए चुनाव, हार गए, उनका पद किसको मिला? जितिन प्रसाद को। इसी तरह आप जहां कहीं भी अगर आप बीजेपी में जो दूसरे लोग आए हैं उनको ज्यादा मिला है। हाँ, लेकिन सर एक चीज और है इसमें, जैसे भी कहा आपने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती अगर बनती है खुदा न खास्ता भाजपा की सरकार। लेकिन सर एक चीज, एक पेच और है, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में जो भी चुनावी पंडित हैं, जो भी पत्रकार हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई और भी नेता ये जबे जुबान से ये स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे महाराज थे, अब वहां भाई साहब हो गए हैं। अब किसी बड़े मंच पर कहीं फ्रंट पर वो दिखते नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है जी। अभी आप देखा, उनको मंच पर चढ़ाने के लिए उनको नीचे से उठाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए एक बात तो, जबकि जब ये कांग्रेस में रहते थे तो राहुल और सोनिया प्रियंका के एकदम करीब। देखिए ये लोग जो है राजनीति में, ये लोग संघर्ष करके नहीं आए। हाँ, ये लोग राजनीति, इन लोगों ने जब आंख खोली तभी से इनके घर में इनके पिता सत्ता का पावर प्रोटोकॉल देख रहे हैं। जी। तो ये हुए आरपीएन सिंह हुए, जो सीपीएन सिंह के लड़के हैं, जतिन प्रसाद हुए, ये लोग एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली के लोग हैं। इन्हें संघर्ष से सत्ता हासिल करना इतना आसान काम नहीं है कि अब ये संघर्ष करें। इनको सत्ता इन्होंने देख लिया, 5 साल इन्होंने रहे, इसके बाद इन्होंने देख लिया कि अब फ्यूचर अभी दिखाई नहीं दे रहा। चलो, अच्छा सर, ये भी मैं बता दूं कि अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में सियासी हवा का रुख बदला तो फिर ये आ जा, तो भी बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक चीज सर जो अक्सर लोग ये जानना भी चाह रहे हैं और ये पूछते भी हैं लोग कि मुख्यमंत्री बनना तो मान लीजिए ठीक है, एक दिवा स्वप्न की तरह है अभी तक का जो मामला आप बता रहे हैं, लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रभाव क्षेत्र है, गुना से लेकर ग्वालियर तक का जो इलाका माना जाता था, क्या वहां पर अपनी इज्जत बचा पाएंगे, जिसको टिकट दिलवा पाए? वहां की क्या स्थिति, क्योंकि सर आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और वहां आप काफी दिन वहां पर बिताएं, मुरैना, चंबल से लेकर सारे जगहों पर, तो क्या लगा आपको? देखिए, अब यही आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये गलतफहमी बहुत लोगों की इस बार खत्म होगी कि ग्वालियर, गुना और चंबल इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव क्या है। अच्छा। क्योंकि मेरे देखने में कांग्रेस पार्टी 2018 के मुकाबले थोड़ा बहुत पीछे रही तो रही, नहीं तो हो सकता उतने ही पे पहुंच जाए। अच्छा। थोड़ा बहुत पीछे रही, तो इससे आप अंदाजा लगाइए। सवाल है कि इस इलाके में कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस के आदमी, कांग्रेस का संगठन इस इलाके में अच्छा रहा और है। दिग्विजय सिंह के लड़के जयवर्धन भी काफी दिन से कैडर तैयार करने में लगे रहे जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ करने, ऐसा कहा जाता है। अब तो देखिए, बहुत लोग ऐसा कहते हैं जी कि देखिए कमलनाथ की सरकार बनी थी, इतने दिन के बाद जी सब अच्छे मंत्रालय जो है वो जयवर्धन को मिले जी, और आज की तारीख में 35 साल या 40 साल के नीचे कांग्रेस में जी एक ही नेता है, जी
जिसकी मतलब जिसकी पहचान अपने क्षेत्र से बाहर या दिल्ली तक या पूरे मध्य प्रदेश में वो अपने को प्रेजेंट कर सकता है, वो जयवर्धन सिंह। जयवर्धन सिंह। अच्छा सर, जयवर्धन सिंह की बात छिड़ी तो एक और भी उसमें किद्वंती कह सकते हैं, या इस समय जो सियासत की रामकथा चल रही है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह अपने जयवर्धन सिंह को सेट करने के चक्कर में और कमलनाथ नकुलनाथ को सेट करने के चक्कर में, ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों उसके कुछ नेताओं ने एक वीडियो ट्वीट करके हवाला भी दिया था कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने वो वीडियो ट्वीट किया था जिसमें कमलनाथ कह रहे थे कि टिकट के लिए मेरे पास मत आओ, जाओ दिग्विजय के कपड़े फाड़ो। तो आपको क्या लगता है इसमें? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। जी। दिग्विजय सिंह जिस राजघराने राघवगढ़ के आते हैं जी। वो एक जमाने में महाराजा सिंधिया के जी आधिपत्य क्षेत्र में आता था, आधिपत्य क्षेत्र में आता था। यानी आप कह लीजिए कि ये राजा थे, वो महाराजा थे, सिंधिया फैमिली। ऐसा बताते हैं 150 साल पहले भी इन दोनों के पूर्वजों में कुछ अनबन और कुछ ठीक संबंध। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया फैमिली और दिग्विजय सिंह फैमिली में 150 साल पहले भी कुछ हुआ था ऐसा। अच्छा, मतलब इनका रार पुराना है। हाँ, वहां के लोकल लोग ये किस्सा बताते हैं। तो हुआ कि दिग्विजय सिंह ने अपने पॉलिटिकल जीवन, बहुत मजेदार किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। दिग्विजय सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राघवगढ़ नगर पालिका चुनाव से की थी। अच्छा। तो जब वो चेयरमैन के चुनाव जीत गए तो विजया राजे सिंधिया ने उनको फोन किया। जी। दरअसल विजया राजे सिंधिया उस दौर में 70 के दशक में जो लोग भी मध्य प्रदेश के राजघरानों से जुड़े हुए थे, विजया राजे सिंधिया ने सबको ये कोशिश की कि वो भाजपा और जनसंघ के साथ जुड़ जाए। अच्छा। वो अपने बेटे को नहीं जोड़ सकी, अलग बात है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे राजघरानों को बीजेपी से जोड़ने का काम किया। उन्होंने, कहा जाता है, और उस इलाके में लोग, उस जमाने के दिग्विजय सिंह के जो नजदीकी लोग हैं, नियर डियर, वो बताते भी हैं कि उस जमाने में विजय राजे सिंधिया ने दिग्विजय सिंह से कहा कि आप भारतीय जनसंघ में आ जाओ, क्योंकि एक ब्राइट फ्यूचर वाला इनको लड़का दिखाई दे रहा था। दिग्विजय सिंह के पिताजी भी विधानसभा 1951 में जीते थे। जी। तो एक सियासी परिवार, राज परिवार था ही, लेकिन दिग्विजय सिंह ने विजया राजे सिंधिया की उस बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच में नहीं था। अब जो लोग ये कहते हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, तो वो इन लोगों की बॉन्डिंग जानते नहीं। वैसे कोई दो नेता एक दूसरे के दोस्त नहीं होते हैं। जी। सियासत पहले है, दोस्ती बाद में है। लेकिन चूंकि लोगों को ये बात पता नहीं है कि कमलनाथ स्कूली दिनों से संजय गांधी के दोस्त थे। वो दिल्ली में रहते थे और संजय गांधी जब तक जिंदा थे 4-5 साल 6 साल ऐसा था कि उनसे ताकतवर आदमी कांग्रेस में कोई नहीं था। और उसमें कमलनाथ संजय गांधी के बहुत ही करीबी मित्र थे। इंदिरा जी ने उनको इसीलिए तीसरा बेटा किया। वो जेल में चले गए थे कमलनाथ, जानबूझ के जेल चले गए, संजय गांधी के साथ रहेंगे। तो उसमें हुआ ये कि दिग्विजय सिंह लोग एमएलए थे। जी। दिग्विजय सिंह तो 77 में एमएलए बन गए थे, तब कमलनाथ कुछ भी नहीं थे। कमलनाथ तो एक बिजनेसमैन के लड़के थे, घूमते फिरते थे, पैसा खर्च करते थे, और संजय गांधी की दोस्ती थी। तो दिग्विजय सिंह स्टेट असेंबली में उधर आए जब 77 में कांग्रेस की तरफ से, तब तक कमलनाथ का कद बहुत ऊंचा था। हाँ, आला कमान के डायरेक्ट टच में। और जब ये छिंदवाड़ा गए तो मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे की कहानी ये सुनाता हूं कि माधवराव अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री, चुरहट लॉटरी कांड हुआ। कभी विस्तार में उसके बारे में बताऊंगा हुआ क्या। तो जब वो नैतिक आधार पर अर्जुन सिंह पर इस्तीफे का दबाव हो गया दिल्ली से, राजीव गांधी भी बहुत नाराज थे और ये था, और उन्होंने कहा कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अर्जुन सिंह भी जमींदार, सामंती फैमिली, जमींदार फैमिली से, मतलब स्टेट राजा राजसी वाला नहीं थे। दिग्विजय सिंह जैसा नहीं उनका, हाँ, एक जमींदारी टाइप का मामला था। जमींदारी टाइप का मामला था, कोठी हवेली। तो अर्जुन सिंह ने इस्तीफा देने का मूड तो बनाया,
जी लेकिन जैसे मध्य प्रदेश के बाकी राजाओं की या राजपूतों की, राजपूत जमींदारों और सामंतों की सिंधिया फैमिली से थोड़ी सी अनबन था एक, जी तो माधवराव सिंधिया चूंकि राजीव गांधी के दोस्त थे, तो अर्जुन सिंह को लगा कि अब माधवराव सिंधिया बन गए तब तो काम खत्म हो जाएगा। और उधर कमलनाथ, जी उधर दिग्विजय सिंह जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे अर्जुन सिंह, ये लोग कतई नहीं चाहते थे कि माधवराव सिंधिया सीएम बने। और अर्जुन सिंह ने अपने इस्तीफे की शर्त रख दी कि जब तक मोतीलाल वोरा को सीएम बनाने की बात नहीं की जाएगी, मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। मोतीलाल वोरा सबको मिला जुला के चलने वाले आदमी थे, तो अब अर्जुन सिंह ने इस्तीफा दिया और मोतीलाल वोरा सीएम बने। बाद के दिनों में जब माधवराव सिंधिया के फिर 1993 में मुख्यमंत्री बन सकते थे, कांग्रेस की सरकार बनी, वही अर्जुन सिंह ने अपने राजनीतिक शिष्य से दिग्विजय सिंह को आगे कर दिया और उस समय भी कमलनाथ ने उसमें अपनी भूमिका निभाई थी, दिग्विजय सिंह को स्थापित करने में, क्योंकि इन दोनों का परस्पर हित नहीं टकराया। हाँ कमलनाथ ने 2018 के पहले, 17 के पहले मध्य प्रदेश की राज्य की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। नेशनल, वो नेशनल रहे, दिल्ली में रहे और दिल्ली से सीधे छिंदवाड़ा हवाई पट्टी बनवाई थी, चार्टर्ड प्लेन से जाते थे, वहां उतरे, सारा उन्होंने वहां विकास की व्यवस्था कर रखी है। अपने पूरे चुनाव क्षेत्र पर वो फोकस करते थे। उनको मालूम था कि मुझे छिंदवाड़ा जीतना है तो दिल्ली में मेरा बंगला और पावर और प्रतिष्ठा सब बनी रहेगी। तो वो मध्य प्रदेश से उन्होंने एक अलग आइलैंड खड़ा कर लिया, छिंदवाड़ा। तभी तो मध्य प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी जीत गई, छिंदवाड़ा नहीं जीत पाई, न 14 न 19। तो कमलनाथ अपनी राजनीति दूसरे तरह की करते हैं, दिग्विजय की राजनीति दूसरी तरह, और सबको मिला जुला के चलना, बहुत टक्कर। दिग्विजय की राजनीति मध्य प्रदेश मेरी जागीर है। 1993 में सीएम बनने के बाद 2003 तक वो रहे और 2003 से 18 तक के जितने चुनाव में कांग्रेस की बुरी गत हुई, उसमें दिग्विजय सिंह के बारे में भी लोग कहते हैं कि वो ग्रुपिज्म या, अच्छा दूसरी बात, जनाधार वाले सबसे बड़े नेता हैं जी। दिग्विजय सिंह अभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ना बाई नेम मध्य प्रदेश में कोई नेता सबसे ज्यादा पहचानता है तो वो दिग्विजय सिंह है। लोग उनको प्यार भी करते हैं। कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह के यहाँ सर की हजारों की लाइन लगी रहती है, रात को अंतिम व्यक्ति की जब तक वो समस्या सुन नहीं लेते हैं तब तक उठती नहीं है। आप दिग्विजय सिंह के पर्सनल फोन पे रात को 1 बजे मैसेज छोड़ दीजिए, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है। 76 साल के हैं, मेरा दावा है सुबह 6:15 बजे उसका जवाब आ जाएगा। अच्छा। कांग्रेस के 2-3 नेता ऐसे थे, विलास राव देशमुख, मेरा एक दोस्त है विलास जी, वो है तो राम विलास जी, लेकिन मैंने उसका विलास नाम से फोन सेव किया था जी, और मैंने बिला दिया विलास राव देशमुख को। अच्छा। रात को जी, और फिर मैंने, मुझे लगा रही तो नंबर मिल गया, मैंने काट दिया नंबर। मुख्यमंत्री को फोन चला गया। हाँ, आपको मालूम है सुबह में मैं देखा तो विलास राव देशमुख का 2 कॉल आया था। अच्छा। कॉल बैक जी, और नीचे उन्होंने लिखा था कि मैंने आपको रात को कॉल किया और आपने फोन नहीं उठाया, कोई गंभीर या जरूरी बात हो तो कृपया मैसेज करें। मतलब इतना जमीनी और इतना दुख दर्द को समझने वाले। और ठीक इसी तरह अहमद पटेल भी एक व्यक्ति ऐसे थे जिनको आप रात में या दिन में या किसी भी टाइम उनके ऑफिस में लैंडलाइन पे बता दें कि मेरा नाम फला आदमी है और मैं फला जिले से बोल रहा हूँ और फला ये है मेरा कांटेक्ट नंबर, तो अहमद पटेल रात को 1 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे कॉल बैक। इसी टाइप का मामला दिग्विजय सिंह का भी आज भी है, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट है उनका। और मध्य प्रदेश जैसे इलाके में जहां पर एक धार्मिक आस्था बड़ी प्रगाढ़ है, ये इमोशनल टच बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल है। और बहुत देखिए, बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई या वो उसको अलग तरह से भी ले सकते हैं। भगवा आतंकवाद और तमाम ऐसी बातें, आरएसएस के ऐसे हमले उन्होंने किए जिसकी वजह से उनकी एक छवि हिंदू विरोधी बन गई, गढ़ने की तैयारी की जाती है। बीजेपी उनको बंटाधार कहते हैं, जबकि उनके घर में ऐसा कहा जाता है कि घर के आधे हिस्से में मंदिर है, बहुत बड़े पुजारी हैं। राघवगढ़ का नाम राघव जी पर पड़ा है, भगवान राम पर। हाँ, और जो राघवगढ़ का किला है, किला क्या, महल या किला जो भी कह लीजिए, वो पहाड़ी पर है ऊपर। अगर आप उसमें जाएंगे, मैं गया हूँ,
तो उसका जो ऊपरी सबसे ऊपरी सिरा है, जो छत है, उस पर राघव जी का मंदिर है। अच्छा है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। और दिग्विजय सिंह अगर राघवगढ़ में है तो आप वहां पुजारी कोई 60 साल से 50 साल से पूजा कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह अगर है तो सुबह 5 बजे वो पूजा वही करेंगे, वही छत पर चढ़ के 76 साल की उम्र में भी छत पे जाके अभी पूजा करते हैं। दिग्विजय सिंह मुझे लगता है कि 2-3 घंटे तो रोज पूजा करते हैं। हाँ, तो ये है उनका, किसी के व्यक्तिगत जीवन पे नहीं जाना। हम राजनीतिक बात जो कह रहे थे कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है, अच्छी बॉन्डिंग है। और मैं तो ये मानता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से रुखसत कराने में इन दोनों की दोस्ती या दिग्विजय सिंह के दिमाग ने बहुत काम किया है, क्योंकि कमलनाथ ऐसे गए तो, लेकिन जाने के बाद जी ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो ये लगता था कि वो सीएम बनेंगे। अच्छा सर, ये जो कहा जाता है कि भी जो कांग्रेस भी इस चीज को बहुत तेजी से और जोर शोर से प्रसारित करने का कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बट गई है। जैसे कहते हैं कि नाराज महाराज और शिवराज को कोने कर ही दिया गया था, कमान प्रचार की पूरी, प्रधानमंत्री का मुख्य चेहरा बनाया गया। तो क्या आपको लगता है सर ये शिवराज कार्ड फेल हो गया, या ऐसी गुटबाजी चरम पर पहुंच गई कि जहां प्रधानमंत्री को फेस बनाना मजबूरी हो गया, या लगा कि अब हम शिवराज के दम पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या जीत नहीं पाएंगे तो प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा वहां पर? क्या ऐसी मजबूरी है? देखिए, दो तीन कारण है इसके जी। एक तो 18 साल का कार्यकाल, हाँ, दूसरा एक फटीग फैक्टर हो जाता है, थकावट वाला, वही चेहरा, तीसरा अब लोगों को लग रहा है कि एक मौका कांग्रेस को भी देके देखते हैं। दिया तो था पिछली बार दिया तो इन्होंने लूट लिया, तो अब वो जनता कहती है दिया था लूट लिया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता के शब्द हैं जी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं अभी गया था पन्ना, तो वहां मैं किसी शहर में जाता हूं तो मैं शाम को चाय की दुकान या पान की दुकान, वो तो आपका ऐसे ही रहता है। नहीं, जो शूट करता हूं, जो टीवी पे आप देखते हैं, उसके खत्म हो जाने के बाद, अच्छा, तो मैं पता करता हूँ यहाँ नॉनवेज का अच्छा कहाँ खाने का है, वेज का कहाँ खाने का है, चाट पकौड़ी कहाँ है, चाय कहाँ है। मेरा मतलब ये होता है कि जो चीज फेमस होगी वहाँ लोग मिलेंगे। तो मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ तो कई जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मेरा कार्यक्रम देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं, मुझसे मिलने के लिए कहते हैं, तो वो मेरे होटल आते हैं। तो बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, एक कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर मेरे पास आए जी। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल है, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा सर कांग्रेस का मामला 20 लग रहा है। तो हमने कहा कैसे? बोला किसानों में जी। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा इस सरकार ने किसानों के ऊपर जो ऋण है उसका ब्याज हमारे बैंक में भेज दिया शिवराज सरकार ने। अच्छा, ब्याज भी भेज दिया? ब्याज भेज दिया, मूल जमा करना है। अच्छा, किसान के ऊपर मान लो 1 लाख रुपए 40,000 रुपए कर्जा है, उसमें 20,000 रुपए मूल है, 20,000 रुपए ब्याज है, 20,000 अकाउंट में बैंक के आ चुका है। मूल किसान को दे रहा है। अब मैनेजर फोन कर रहा है किसानों को कि मूल दीजिए, कि मूल दे दो, एनओसी ले जाओ तुम्हारा, जबकि कांग्रेस ने माफ कर दिया था। करा था ना, अभी की बात बता रहा हूँ, आज की बात। जी। तो मैनेजर हमसे कहने लगे कि सर ब्याज आ गया है, हम लोग किसानों को फोन कर रहे हैं, 100 किसान में से 15 आते हैं एनओसी ले जाते हैं, 85 कहते हैं अरे मैनेजर साहब मूल क्यों जमा करा रहे हो, 3 तारीख को तो कांग्रेस आ रही है, इतना कॉन्फिडेंस, और किसान हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। तो ये सर कॉन्फिडेंस उनको लग रहा है कांग्रेस की आ रही है, कर्जा माफ हो जाएगा, क्यों 20,000 जमा करें, ये भी नहीं करेंगे जी। तो ये एक जमीनी जो स्तर पर। और दूसरी बीजेपी के नुकसान की वजह 30 साल के नीचे का जो नौजवान है, ये जो नौकरियों में भ्रष्टाचार, बहुत ज्यादा, और ये जो पेपर लीकेज, ये सबसे बहुत नाराज है। लाडली बहना योजना से आप विवाहित महिलाओं के वोट हो सकता है अच्छी खासी संख्या में पा सको, जो नहीं पा सकते। अच्छा, उसमें भी अभी मैं आप ही का एक रिपोर्ट देख रहा था, माहौल क्या है कि एक एपिसोड देख रहा था, उसमें ये कहा गया कि सरकार तो इनकी 18 साल से है, लाडली बहना की वो अभी याद उनको 6 महीने से क्यों आई? वो एक बीजेपी ने, कहते हैं कि एक बीजेपी ने इंटरनल सर्वे 8 महीने पहले कराया था और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत बुरी हालत है, शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे किया तो भी दिक्कत है और कुछ न कुछ करना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान को जब ये फीडबैक पता चला खुद, तो उन्होंने आनन फानन सिलेंडर का दाम 450, लाडली बहना योजना, ये सब किया। उसका असर दिख रहा है, ऐसा नहीं है, उसका
असर दिख रहा है, उसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, लेकिन वो क्या सरकार बचा पाने के लिए कामयाब हो पाएगी, इसमें बड़ा सवाल है। यानी कुल मिला जुलाकर सर आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है अभी तक की स्थिति मैंने कहा आज हम जो बात कर रहे हैं जी, अभी इलेक्शन एक हफ्ते है, हाँ, मैंने आपसे सिर्फ एक हफ्ते नहीं 5 दिन है जी, 4 ही दिन है, बल्कि 4 ही दिन है, हाँ, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि 115 से ऊपर कांग्रेस है, अब वो 130 से ऊपर भी नहीं है। ये सपा और बसपा नहीं, इन ये सबका 2-4 एक दो खाता खुल जाएगा। ये दिमनी जो है यहाँ पर बसपा, वो आपके छतरपुर में एक आध दो दिमनी तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का इलाका है। वहाँ बसपा का कैंडिडेट बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से तोमर जी को मुश्किलें आ रही हैं। अच्छा, तो इस तरह से तो क्या तोमर जी चुनाव हार भी सकते हैं? अभी तो 50-50 है। अच्छा, कांटे की लड़ाई। बाकी मेरी समझ से 40% उनके जीतने के चांस है, 60% हारने। अच्छा, तो बड़े दिग्गज नेता हैं, इसका मतलब है नहीं, देखिए हुआ क्या कि दिग्गज नेता तो ये लोग थे, और दूसरी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में जो लोग संसद पहुंच गए या केंद्रीय राजनीति में आ गए, तो उनका उन्होंने क्षेत्रीय जुड़ाव अपना क्षेत्रीय जुड़ाव, अपना जमीन, अपना आधार, उनको लगा कि यही नंबर बनाने से सब सही रहेगा। एक एमपी के पास हम गए थे, तो मैंने कहा कि एक समय नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू में पार्लियामेंट के सेशन के समय इतनी भीड़ हुआ करती थी, इतनी जनता आती थी, अब कोई आता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सब तो यहाँ एमपी मोदी जी के ट्रेन में सवार होके आए हैं, अपने बदौलत आए होते तब ना। बिल्कुल। तो वही बात है कि ये सारे जो जनाधार वाले नेता भी थे, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनकी बस में सवार होने की वजह से अपने जनाधार को इन्होंने खोया है। तो मुझे लगता है कि इससे परेशानी आएगी। तो इसका मतलब है कि मोदी के रथ पर सवार होकर अभी भी विधायक मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के पूरे फिराक में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर विजयवर्गीय तक का यह प्रयास कितना सफल होता है, कांग्रेस अपने बिछाए हुए जाल में कितना बीजेपी को कैद कर पाती है, ये तो मतपेटी खुलेगी तभी पता चलेगा। फिलहाल अभी तक का मामला ये है, अभी तक का माहौल ये है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में लगभग बनना तय है। बस आज यही, फिर अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी। शुक्रिया।